हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन करेंगे बीपीएससी ट्री 4.0 क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी सोशल साइंस के एमसीक्यू क्लास 6 to 8 हम सोल्व करे थे। और इस वीडियो में रहने वाला है भूगोल, जियोग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे आप, भौतिक की घटना जब अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में आकाशगंगा में या आकाश में रंगों का जो एक शानदार प्रदर्शन होता है, ठीक है, और प्रदर्शन देखा जाता है, ठीक है, जो लाइट की चमक है वो देखी जाती है, तो उसे बोला जाता है उत्तर ध्रुव प्रवाह। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन हम राइट आंसर करेंगे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, इसे सुमेरु ज्योति भी बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विश्व इक्विनॉक्स पड़ता है? ध्यान रखेंगे, विश्व इक्विनॉक्स वह खगोलीय घटना है जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर हो जाती है। और ये वर्ष में 2 बार होता है। कब कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्कर किसके कारण होता है? ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें अनेक संगठन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति, वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है, देखिए, पत्थर की स्टडी करेंगे तो सेल सेल किसे बोलते हैं? पत्थर को बोलते हैं। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हो आप, सेल विज्ञान। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी भूसंकलन की व्यापक समन तकनीक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भूसंकलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। ये एक दोस्तों टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है, बल्कि ये भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा सकता है। वनस्पति जैसे कि पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधकर मिट्टी के कटाव को रोकने और ढलान को स्थिर करने में मदद करते हैं। अब वनस्पति को कम करने से, पेड़ पौधों को कम करने से भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन लगभग 21%। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7, डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर संतृप्त तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा, स्थिर दाब व स्थिर जल वाष्प की मात्रा पर। इसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आपको, औशांक ताप। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरी खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, नून माटी रिफाइनरी, जिसे गुवाहाटी रिफाइनरी के नाम से भी जाना जाता है, आसाम में स्थित है। ठीक है, आसाम के गुवाहाटी में स्थित है और ये डिगबोई और नैरकटिया जैसे प्रमुख खनिज तेल क्षेत्रों के करीब है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नून माटी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की जनसंख्या वृद्धि की शताब्द प्रावस्था की अवधि के रूप में किस अवधि को जाना जाता है? अवस्था का मतलब है कांस्टेंट, स्थिर, जहां पे कोई जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। ये था टाइम पीरियड, ध्यान रखेंगे, 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के स्थिर या बोलेंगे
स्तब्ध प्रावस्था इसके रूप में जाना जाता है। इस अवधि में वृद्धि बहुत कम थी और इसके अलावा ध्यान रखेंगे जैसे कि 1911 से 1921 के दौरान नेगेटिव ये कह सकते हैं नकारात्मक 1911 से 1921 तक 21 तक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये है टाइम पीरियड ऑप्शन थर्ड 1901 से 21 तक। क्वेश्चन नंबर 10 डैश भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा संग्रहण ढांचों में अनिवार्य घर के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया गया है। ये राज्य ये राज्य था जिसने सबसे पहले ये काम किया था तमिलनाडु। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ये जल का अवशोषण करते हैं अवशोषण मतलब कि अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन व प्रक्रिया होती है। ये भी ठीक है, एक से ज्यादा ठीक है। तो आंसर करेंगे हम ऑप्शन 4 उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12 दो समानांतर बरसों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, ब्लॉक माउंटेन। क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है। इसका राइट आंसर होगा ये चलती है जून से लेकर सितंबर तक। ऑप्शन थर्ड। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आमतौर पर, ध्यान रखेंगे दोस्तों, जून की शुरुआत में केरल में आता है और धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाता है। और ये पूरे मानसून मुख्य रूप से जून से लेकर सितंबर के महीनों तक एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, जिससे बहुत सारे जो भारत के बहुत सारे हिस्से हैं जिसकी वजह से वर्षा होती है उनमें। और उसके बाद अक्टूबर के बाद मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा है? तो ये गिरा है, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं बिहार के? सोमेश्वर की पहाड़ियां, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तिथि, ध्यान रखना है, उसकी तिथि एक दिन घट जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 मिलान करना है। खेतड़ी, खेतड़ी है दोस्तों राजस्थान में और किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। पहले का वन आएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेवेली तमिलनाडु में है और इसमें लिग्नाइट कोयले के खनन के लिए इसको जाना जाता है। तो इसका दूसरे का क्या आएगा फिर? दूसरा, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। जादूगोड़ा झारखंड में है, यूरेनियम के लिए है। इसका आएगा फिर चौथा। और केंद्र मुख्य कर्नाटक में है, लोह लोक अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? इसका राइट आंसर होगा चट्टानों की घुलनशीलता मुख्य रूप से चूना पत्थर क्षेत्रों में प्रमुख होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चूना पत्थर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18 बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा लगभग 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक थी? ऋणात्मक दोस्तों कौन सी में थी? राइट आंसर होगा
ऑप्शन थर्ड 1921। 1911 से 21 में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1911 से 21। तो आंसर कौन सा करेंगे? 21 करेंगे ना। जनगणना कब हुई, कंप्लीट कब हुआ प्रोसेस? 21 में। 11 से 21। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ये किया जाता है विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश और मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा। इनके द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू 2024 के अनुसार 2024 ये है वेनेजुएला। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे लगभग है 303 बिलियन बैरल। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा यह से कथन सही है? पहला, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक है। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको, ठीक है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ये गलत है। कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? शुष्क कांटेदार वन झाड़ियां पाई जाती है। दो ठीक है, एक से ज्यादा ठीक हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? गलत है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। इथोपिया की जो राजधानी है वो है अदिस अबाबा, ना कि सुआ। ये गलत है। सुआ किसकी राजधानी है दोस्तों? सुआ राजधानी है फिजी की। क्वेश्चन नंबर 24, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये स्थित है कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता है शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र इन सर्दियों में आर्द्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ये होता है आमतौर पर 22 दिसंबर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? ये होता है लगभग 1013.25 मिलीबार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 28, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? की ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं, ध्यान रखना आपको, गंडक, कमला और बागमती। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखेंगे जमशेदपुर को भारत का क्या बोला जाता है? पिट्सबर्ग। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों फेरल का नियम, जिसे कोरियोलिस कोरियोलिस इफेक्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल है।
और ये बल उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को उनकी गति की दिशा के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर क्या कर देता है? विक्षेपित कर देता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, या कैसे मुड़ जाती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए और अवरोही क्रम में उनके परिमाण का सही अनुक्रम है। पहला बताना, अवरोही क्रम बताना आपको। तो सबसे पहले आएगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम इनकम। यह किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मुद्रित मूल्य होता है। तो पहले आएगा चौथा, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद आएगा दोस्तों, ध्यान रखना है, उसके बाद आएगा निजी आय। यह राष्ट्रीय आय का एक वह भाग है जो व्यक्तियों और निजी क्षेत्र से प्राप्त होता है। मतलब फिर आएगा दूसरा। उसके बाद आएगा पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। निजी आय का वह भाग है जो वास्तव में व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब फिर आएगा कौन सा? पहला। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और फिर आएगा तीसरा, प्रयोज्य आय, मतलब डिस्पोजेबल इनकम। यह व्यक्तिगत आय का वह भाग है जो व्यक्तियों के पास खर्च या बचत के लिए उपलब्ध होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है? सबसे बड़ा कारक होता है ऑप्शन थर्ड, ब्याज भुगतान। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक आमतौर पर ब्याज भुगतान होता है। राजस्व व्यय में दोस्तों सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, ऋणों पर ब्याज भुगतान, सब्सिडी, ये सब शामिल होते हैं। और केंद्रीय बजट के विश्लेषण से पता चलता है कि ब्याज भुगतान कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विशेष रूप से राजस्व व्यय में सबसे बड़ी एक फैक्टर के रूप में काम करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसरचनात्मक असव असव अवसरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इस योजना का नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इसे बोलते हैं ऑप्शन फर्स्ट, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन। प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इस कंडीशन में ध्यान रखेंगे, किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। किसको? अनुकूलतम जनसंख्या को। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य। इंद्र- इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ पे है। इंद्रावती का आएगा छत्तीसगढ़। पेरियार केरल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। और बांदीपुर कर्नाटक में है। तो यहाँ पे पहले का चौथा है, पहले का चौथा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36, कथन है और रीजन है इसका। ठीक है, तर्क है, तो बताना कौन कथन सही है, तर्क सही है, या फिर कथन और तर्क दोनों सही है। और तर्क है जो कथन की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन है जो एजर्सन की या नहीं है। हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां हैं। अपने आप में ठीक है, क्योंकि ये नदियां ग्लेशियरों के पिघलने से और मानसूनी वर्षा दोनों से पानी मिलता है इनको। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमान हिमानियों में स्थित है। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में क्या है, सही है।
हिमालय नदियां मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विशाल हिमानियों मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियरों के पिघलने से बनती हैं। दोनों ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि अब हिमालय नदियों का उद्गम हिमानियों से है, ये कहा गया है हिमानियों में है, मतलब ग्लेशियर से है, क्योंकि उन्हें वर्ष भर पानी मिलता रहता है, जिससे वो बारहमासी नदियां बन जाती हैं। तो ये एक्सप्लेन भी करता है इसको। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, वन। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि करता है, सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 37, उद्योग अवस्थिति, रेलवे उपकरण, तो इसका आएगा भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट भारत में रेलवे उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, मतलब पहले का तीसरा आएगा। उसके बाद मोटर वाहन, इसका आएगा जबलपुर। जबलपुर में दोस्तों भारतीय सेना के लिए वाहन निर्माण इकाई व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर स्थित है। ये अपने आप में इसका क्या आएगा, जबलपुर आएगा मोटर वाहन का। पोत निर्माण का कोची आएगा, कोची में सीपीयार्ड लिमिटेड स्थित है। और साइकिल का आएगा लुधियाना पंजाब का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, पारितंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, पारितंत्र मतलब कि इकोसिस्टम। पारितंत्र में जीवित प्राणी और भौतिक तथा रासायनिक कांड शामिल है, ठीक है। पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया होती है, ये भी ठीक है। जलमंडल को पारितंत्र में शामिल नहीं किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। कहते हैं जलमंडल को पारितंत्र में शामिल नहीं किया जाता है, ये गलत है। ये क्या है, एक पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम का ये भी एक अंग है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये बताना है। पहला, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से विकसित करने का समय देना सतत विकास कहलाता है। अपने आप में जो पहली स्टेटमेंट है ठीक है। सेकंड, भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण करना संसाधन संरक्षण कहा जाता है, ये भी ठीक है। एक से ज्यादा ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, गेहूं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कहता है गेहूं के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, दोस्तों ये गलत है। गेहूं किसमें ठंडे मौसम में होती है, इसको तेज धूप की आवश्यकता होती है ठंडे मौसम में। गेहूं पकने में ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। और लगभग कितनी वर्षा की मात्रा चाहिए, 50 से 75 होनी चाहिए, ना कि 100 से 150। सेकंड, गेहूं रबी में आता है दोस्तों, रबी फसल में आता है, इसके पकने के समय ठंडे होते हैं और मौसम तेज धूप की आवश्यकता होती है, ये ठीक है। केवल दो ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इसने पूछा है निम्नलिखित बारे में कौन सा सही नहीं है, सही कौन सा नहीं है, पहला नहीं है, फिर राइट आंसर होगा सही नहीं है, ये पूछा है ऑप्शन फर्स्ट।